नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। साथियों, हमारे गांव में कहावत है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो छलकता भी है और फूटता भी है। यह कहावत कल यानी 25 मई को NIA कोर्ट के द्वारा आतंकवादी यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सज़ा देकर चरितार्थ कर दी है। कोर्ट के द्वारा यासीन मलिक को 2 मामलों में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। वैसे NIA के द्वारा यासीन मलिक के गुनाहों के लिए उसे फांसी की सज़ा मांगी थी। खैर, कोर्ट के द्वारा जो सज़ा उसे दी गई वह उचित ही होगी। वैसे मेरा भी मानना है कि यासीन मलिक के अपराध क्षम्य योग्य बिल्कुल नहीं है, उसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए थी। वैसे मेरे हिसाब से फांसी की सज़ा के स्थान पर ऐसे अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा भी उपयुक्त ही है, क्योंकि आजीवन कारावास की सज़ा में अपराधी को रोज़ मर मर कर जीना पड़ता है और अपने द्वारा जीवन भर किए गए गुनाहों को याद करके पश्चाताप करना पड़ता है। साथियों, यासीन मलिक को कोर्ट के द्वारा सजा दिए जाने के साथ यह कहानी खत्म नहीं, लेकिन जैसे ही कोर्ट के द्वारा यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सजा दी जाती है, वैसे ही बिलों में दुबके बैठे जहरीले जानवर एकदम से बिलबिला उठते हैं। उनके द्वारा छटपटाहट इस बात से प्रतीत होती है कि उनके उकसावे पर घाटी में एक बार फिर परंपरागत पेशा यानी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। दरअसल इन जहरीले जानवरों को छटपटाहट इस बात को लेकर है कि जो यासीन मलिक हर सरकार में लगभग मेहमान की तरह अपनी आवभगत कराता था, उसे इस सरकार के द्वारा पकड़ा भी गया और उसे उसके गुनाहों की सजा भी दिलाई है। तो उन्हें डर है कि जो सरकार यासीन मलिक को कोर्ट तक ले जा सकती है, उसके हाथ इन जहरीले जानवरों तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल साथियों, भारत की तो देखी जाए, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सजा दिए जाने के बाद विधवा विलाप शुरू हो गया है। पाकिस्तान में यासीन मलिक की सजा की खबर इस तरह से प्रचारित की जा रही है मानो भारत के द्वारा इस सदी के सबसे बड़े महात्मा के ऊपर कोई बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया गया हो। वैसे यहां पर मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के महात्मा तो ऐसे ही लोग होते हैं जिनके हाथ मासूमों के खून से रंगे हो, चाहे वह हाफिज सईद हो, सैयद सलाउद्दीन हो या फिर इन सबसे ऊपर के पायदान पर बैठा लादेन हो, जो अंततः पाकिस्तान में ही पाया जाता है। साथियों, यासीन मलिक कोई महात्मा या कोई आम नागरिक नहीं था। उसके हाथ घाटी के निर्दोष लोगों के खून से सने हुए थे। वह घाटी के अंदर सैकड़ों हजारों निर्दोष लोगों की हत्या का आरोपी था, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उसने इस कुकृत्य करने में मदद की है। चलिए साथियों, आज हम पाकिस्तान में महात्मा की तरह पूजे जा रहे इस यासीन मलिक की अपराध गाथा की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, यासीन मलिक की अपराध गाथा घाटी से ही शुरू होती है। दरअसल उसका जन्म श्रीनगर के मासूमा इलाके में हुआ था। उसके पिता पेशे से एक बस चालक थे। उसकी पढ़ाई लिखाई भी घाटी के ही प्रताप कॉलेज में हुई थी। यासीन मलिक के परिवार के तमाम लोग वर्तमान में विदेश में रहते हैं। 1980 के दशक में यासीन मलिक ने आतंक का रास्ता अपनाया था। उसके द्वारा ताला पार्टी का एक राजनीतिक संगठन बनाया गया था। सबसे पहले यासीन मलिक का नाम 1983 के वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच खेले गए मैच के दौरान व्यवधान और गड़बड़ी करने के लिए सामने आया था। इसके बाद 1984 में वह पहली बार JKLF के चीफ मकबूल भट्ट की फांसी के बाद संगठन के लिए खुलकर काम करने लगा। साथियों, मकबूल भट्ट सोपोर बारामूला का रहने वाला था और यासीन मलिक के उससे बहुत करीबी संबंध थे। 1984 में जब कश्मीरी पंडित जज नीलकंठ गंजू की कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई, तो यासीन मलिक ने इसका जमकर विरोध किया। जमकर विरोध इसलिए किया क्योंकि वह उसे अपना गुरु मानता था। यासीन मलिक की ताला पार्टी ने कश्मीर में मकबूल भट्ट को फांसी दिए जाने के खिलाफ शहर भर में पोस्टर भी चिपकाए।
इस आरोप में यासीन मलिक को जेल जाना पड़ा। 1986 में यासीन मलिक ने जेल से निकलकर ताला पार्टी का नाम इस्लामिक स्टूडेंट लीग कर दिया और इससे कश्मीरी स्टूडेंट को बड़ी संख्या में जोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही वह अपने मकसद में कामयाब भी रहा। कुछ समय बाद ही यह संगठन यानी इस्लामिक स्टूडेंट लीग एक बड़ा संगठन बन गया और इसके साथ अशफाक वानी, जावेद मीर और अब्दुल हमीद शेख जैसे बड़े नाम जुड़ गए। अशफाक वानी का नाम 1989 में उस दौरान आया जब उसने गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर लिया। हालांकि यासीन मलिक की सक्रियता राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक नहीं रही, लेकिन उसने अप्रत्यक्ष तौर पर अपने संबंधित साथियों को राजनीतिक मदद पहुंचाई। 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार ने घाटी में गुलाम मोहम्मद शेख की सरकार को बर्खास्त कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला लिया, तब 1987 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव के दौरान यासीन मलिक ने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर लिया। इस संगठन ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया। इस संगठन का एक उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ साहब भी था, जो श्रीनगर की आमिर कदल से उम्मीदवार बनाया गया था। यासीन मलिक को मोहम्मद यूसुफ शाह का बूथ एजेंट भी बनाया गया था। बाद में यही मोहम्मद यूसुफ शाह भारत का दुर्दांत आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन के नाम से जाना गया। क्यों? वैसे तो युवावस्था से ही यासीन मलिक की करतूत आतंकवाद के रास्ते पर चलने भर जैसी रही थी। उसने रह रहकर घाटी में आतंकवाद को समर्थन दिया और आतंकवाद के पक्ष में प्रचार किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यासीन मलिक आतंक के रास्ते पर 1988 में चल पड़ा, जब वह 1988 में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए पीओके गया। पीओके से आतंक की ट्रेनिंग लेने के बाद जब यासीन मलिक वापस कश्मीर लौटा तो उसे JKLF का एरिया कमांडर बना दिया गया। 1989 तक यासीन मलिक JKLF का एक बड़ा चेहरा बन चुका था। उसने अशफाक वानी, हामिद शेख और जावेद अहमद मीर नाम के 3 आतंकवादियों के साथ मिलकर हाजी नाम का एक गुट भी बनाया। यासीन मलिक का नाम 1989 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण के दौरान भी आया। इस कांड का प्रमुख साजिशकर्ता अशफाक वानी था। 8 दिसंबर 1989 की इस घटना के बाद 13 दिसंबर को रूबिया को आतंकवादियों से रिहाई मिल गई, लेकिन इसके बदले में भारत सरकार को आतंकवादियों की शर्त माननी पड़ी और 7 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। हालांकि सरकार के इस फैसले का देश भर में विरोध हुआ। कुछ जानकारों की माने तो इस अपहरण कांड को भी संदिग्ध निगाह से देखा जाता है। देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण कर भारत सरकार से अपनी शर्तें मनवाने के बाद यासीन मलिक और उसके संगठन की मनमानी बढ़ने, घाटी के अंदर मासूम लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया। यासीन मलिक और उसके समर्थित आतंकवादियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित, सिख तथा अन्य अल्पसंख्यक जातियां थी। 1990 में यासीन मलिक ने श्रीनगर में अपने साथियों के साथ मिलकर 4 एयरफोर्स जवानों की निर्मम हत्या कर दी। इस साल मार्च में यासीन मलिक के साथी अशफाक वानी को भी सेना ने मुठभेड़ में मार गिराया। इसके बाद अगस्त में यासीन मलिक को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। यासीन मलिक की गिरफ्तारी के 4 साल बाद उसे जमानत पर रिहाई मिल गई। मई 1994 में जब यासीन मलिक रिहा हुआ तो उसने सीज फायर का ऐलान किया। उसने कहा कि अब वह आतंक का रास्ता छोड़ गांधीवादी विचारधारा को अपनाना चाहता है। इसके जवाब में पाकिस्तान से उसकी आतंकवादी फंडिंग भी बंद कर दी गई। हालांकि यह सिर्फ एक पाकिस्तान की तरफ से बहाए गए मगरमच्छी घड़ियाली आंसू थे, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को अभी तक फंडिंग की जाती है। इसका पता इससे भी चलता है
कि जब यासीन मलिक को कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो पाकिस्तान के अंदर विधवा विलाप जोर जोर से शुरू हो गया। यासीन मलिक की यह योजना घाटी के जिहादियों की समझ से परे थी। यही कारण था कि JKLF के संस्थापक अमानतुल्लाह खान ने उसे संगठन के अध्यक्ष पद से हटा दिया। हालांकि बाद में यासीन मलिक के द्वारा JKLF नाम से एक अलग गुट बना लिया गया। 1999 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब यासीन मलिक को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के वक्त उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद साल 2002 में यासीन मलिक को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में ही प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा के तहत गिरफ्तार किया गया। बाद में यासीन मलिक को जेल से रिहाई मिली और इसके बाद उसने भारत तथा पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासी नेताओं के साथ मुलाकातें की। साल 2006 का दौर था जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए तमाम राजनीतिक दलों तथा कश्मीर से आने वाले संगठनों से बातचीत की। इसी के तहत मनमोहन सिंह के द्वारा यासीन मलिक को भी मुलाकात के लिए बुलावा भेजा गया। यह बैठक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर हुई। इस दौर के आते आते यासीन मलिक सियासत की पेचीदगियों को भी समझने लगा था। उसके समझ में यह बात आ गई थी कि प्रत्यक्ष रूप से हथियारों के बल पर भारत की सेना से पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए अब वह पर्दे के पीछे रहकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने लगा। आतंकवाद के लिए फंडिंग जुटाना शुरू कर दिया। साल 2007 में यासीन मलिक ने सफर आजादी के नाम से एक कैंपेन भी शुरू किया। यासीन के इस अभियान के दौरान दुनिया भर के तमाम इलाकों में जाकर भारत विरोधी मुहिम शुरू की गई, भारत विरोधी भाषण दिए गए। इस सफर के दौरान साल 2013 में उसकी एक तस्वीर लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के साथ भी वायरल हुई। तो साथियों, यह थी भारत के कुछ आतंकवादी परस्त जहरीले जानवरों तथा पाकिस्तान के महात्मा यासीन मलिक की अपराध गाथा। अब आप लगाइए कि ऐसे व्यक्ति को सजाए मौत या उम्र कैद से कम नहीं मिलनी चाहिए। मेरी नज़र में कोर्ट का फैसला बिल्कुल उचित है। हो सकता है आने वाले किसी अन्य मामले में उसे कोर्ट उसके जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा भी मुकर्रर कर दे। दरअसल अभी तक घाटी में सरकार को ब्लैकमेल कर मलाई चाट रहे कुछ अलगाववादी नेताओं तथा राजनेताओं की समझ में यह बात आने लगी है कि धीरे धीरे उनका भी नंबर आने लगा है, उनकी भी भूमिका की जांच हो सकती है। यही कारण है कि यह लोग भले ही प्रत्यक्ष रूप से देश के सामने आतंकवाद का मुखर समर्थन करने में डरते हों, लेकिन इन लोगों के द्वारा कश्मीर को एक समस्या बताकर कश्मीर के समाधान के लिए जिस तरह से आतंकवाद तथा आतंकवाद परस्त नीतियों का समर्थन करते हैं, वह इन लोगों की भूमिका को भारत के नागरिकों के सामने एक्सपोज करता है। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे प्रार्थना है कि हमारी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और